हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, 1 डे एंड 1 चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए इस टॉपिक पे हम काम करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, अभिक्रियाएं जो होती है, परिवर्तन जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक रासायनिक होते हैं, तो पहला तो ये समझिए कि एक रासायनिक होते हैं एंड दूसरा भौतिक होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। चलिए थोड़ा सा फास्टली लिखेंगे, पढ़ाएंगे भी, क्योंकि एक ही दिन में एक वीडियो को कंप्लीट करना है। बट आई प्रोमिस कि आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं वे होती हैं जो फिर से मतलब पूर्व अवस्था में नहीं आ सकते हैं। पूर्व अवस्था में नहीं आएंगे, ये पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। जैसे कि बर्फ बर्फ जल से क्या बन गया, बर्फ बन गया। बर्फ को फिर से हम जल बना सकते हैं और जल को फिर से बर्फ बना सकते हैं। बट दूध से हमने दही बना दिया, बट दही को हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके। और एग्जांपल लें तो जैसे कि मान लीजिए कि भोजन का पचना, भोजन का पचना पचना भोजन पच गया, अब फिर से वो भोजन हो नहीं सकता है। तो जस्ट वही चीजें हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, तो इसमें कम से कम जो होती हैं, जो पदार्थ होते हैं वो एक एकल या फिर दो या दो से अधिक पदार्थों के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि क्रिया करके, और एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। बाकी समीकरण उसी को हम या तो शब्द में लिख दें, शब्दों के साथ लिख दें, या फिर उसके जो संक्षेप होते हैं या सूत्र कहें तो उसके साथ लिख दें, तो वही समीकरण कहे जाते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप है। ये क्रियाकलाप में ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल जिसको हम लोग बहुत सारे जगह पर सेरेस पेपर भी कहते हैं। कौन सा पेपर कहते हैं? सेरेस पेपर कहते हैं। तो उससे रगड़ते हैं, जैसे कि लोहे वगैरह पे जंग लगने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेरेस पेपर से रगड़ते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर मैग्नीशियम का फीता है, रिबन है, जो भी है, उसको रेगमाल से रगड़ करके साफ कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और फिर इसको क्या करते हैं कि जलाते हैं। ठीक है। जलाना मतलब कि साइंस के भाषा में खास करके दहन होता है। क्या होता है? दहन होता है। दहन मतलब जलाना, ये याद रखिएगा। तो जब हम जलाएंगे तो सबसे पहले तो उसको रेगमाल से क्यों साफ किए। देखिए, कोई भी चीज अगर रिएक्शन कराना है तो उसका थोड़ा सा फ्रेश होना जरूरी है। तो इस वजह से हम उसको रेगमाल से रगड़ते हैं, ताकि वह बड़ा अच्छे तरीके से क्या हो सके, दहन उसका हो सके। ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर ये आता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने से पहले रेगमाल से रगड़ते हैं या साफ करते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए ताकि मतलब वो अच्छे तरीके से उसका दहन हो सके। अब रहा बात कि वो दहन होने के बाद क्या करेगा, तो देखिए, आप जानते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, प्रत्येक जगह क्या है, ऑक्सीजन है। और कोई भी जो धातु है, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो वह क्या होता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। वह बनाएगा धातु का ऑक्साइड। मतलब ये ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीजन के साथ कोई भी धातु अगर रिएक्शन करता है तो वह धात्विक ऑक्साइड या फिर कहें तो धातु का ऑक्साइड बना सकता है। तो जस्ट वही चीजें होंगी। अब यहाँ पर अगर मैं मैग्नीशियम को क्या करूं, मतलब दहन करूं तो कोई भी दहन, देखिए, जलने के लिए किसी भी चीज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन वो जल नहीं सकता है। तो मतलब कि मैग्नीशियम है, वो दहन होगा तो किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ। तो धातु का ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देगा वो। वह क्या बना देगा जी? वह बना देगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये क्लियर हो गया। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का अपना क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? ताकि वो डायरेक्टली किसके टचअप में आ सके जी? ऑक्सीजन के टचअप में आ सके, एंड उसका फाइनली क्या हो सके, अच्छे तरीके से दहन हो सके। बस इसलिए हम उसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि आपने देखा होगा कि जब ये मैग्नीशियम रिबन को जब हम जला रहे हैं तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, इसको हम जला रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चमकदार और श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। अब पूछ सकता है क्या, यदि मैग्नीशियम रिबन को हम वायु के साथ जलाएं तो किस प्रकार का जो ज्वाला है प्राप्त होगा? ठीक है। तो श्वेत लौ प्राप्त होगा। लौ मतलब वही ज्वाला। किस रंग का? श्वेत रंग का होगा। बहुत सारे नीले होते हैं, मतलब अलग अलग चीजों को जब हम जलाते हैं तो अलग अलग प्रकार की लौ हमें प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि मैग्नीशियम के दहन के बाद किस प्रकार के लौ यानी कि ज्वाला प्राप्त होते हैं, तो वो याद रखेंगे आप लोग, श्वेत लौ। ठीक है, पहला बात। एंड सेकंड चीज ये कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है।
यहाँ पर एक क्रियाकलाप और है कि शंकुआकार फ्लास्क नल में कुछ दानेदार जिंक लेते हैं, मतलब कि हम क्या ले रहे हैं, जिंक लेते हैं। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम डाल रहे हैं, यानी कि 2HCl या फिर HCl का दीजिए, तनु है, ठीक है। बाकी मैं ये शॉर्टकट में बताते चल रहा हूँ, HCl है। अब यहाँ पर सावधानी बताया जा रहा है कि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, हालांकि तनु है तो बाकी आप, मैं सीधे HCl ही लिख दे रहा हूँ, तनु सांद्री हटा दीजिए। तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब होता है जी पतला, तनु का मतलब होता है पतला, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। मतलब कि देखिए, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, एक एक चीज दिमाग में रखते चलिएगा। तनु कहने का मतलब होता है कि क्या, जैसे कि अम्ल है, कोई एसिड है, तेजाब वगैरह जो भी, HCl H2SO4 जो भी है, उसमें यदि मैं जल मिला दूं, क्या मिला दूं, जल, तो ये पतला होगा, तो ये हो जाएगा तनु, ठीक है। और सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा, मतलब उसमें अगर अम्लीयता वैल्यू और बढ़ाते जाए, वो और गाढ़ा होते जाए, तो उसको हम सांद्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें कि जिंक है जी, और उसमें हम क्या कर रहे हैं जी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए ये यहाँ पर समझ लीजिए, ये तो आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो थोड़ा सा बैक करके ले लीजिए। देखिए दानेदार जिंक है, इसको हम जेटन कहेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको HCl कहेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल केवल हम लिख रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सब याद करते चलें क्योंकि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसको बोले तो H2SO4, इसको बोले तो HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में बनते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हमारे पेट में कौन से अम्ल बनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं। कह रहा है कि क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर जिंक क्या है जी, धातु है, जिंक है आपको धातु, धातु है, और ये क्या है जी, अम्ल है, ठीक है। और दोनों का रिएक्शन कर रहा है, और ये बोल रहा है कि बताइए क्या उसमें कुछ आसपास दिखाई दे रहा है, क्या उसके तापमान में कोई परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊपर के तीनों क्रियाकलाप, एक तो क्रियाकलाप ये हमने देखा 1.3, एक तो हमने देखा 1.1, और यहाँ पर एक है 1.2। एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लेते हैं और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देते हैं। आपने क्या परीक्षण किया, यहाँ पर तीन हमें क्या मिलते हैं, क्रियाकलाप। तो इसमें कह रहे हैं कि हम निर्धारित कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। हमने देखा कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, मतलब ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, होने वाले परिवर्तन। अगर ये परीक्षा में आ जाए प्रश्न की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या उसके बाद कौन कौन से परिवर्तन आ सकता है, चेंजेज आ सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि अगर चूना मैं ले लूं, चूना और पानी मिला दे, तो आप जानते हैं कि क्या, पानी खौलने लगेगा, तो तापमान में परिवर्तन हो गया। पहले दोनों ठंडे थे बट अब वो गर्म होने लगे। या फिर कार्बाइड वगैरह फलों को पकाने के लिए यूज करते होंगे, फल भी ठंडा, कार्बाइड भी ठंडा, बट एयर से जैसे ही वो रिएक्शन करेगा फिर क्या होगा, उसमें हीट आने लगती है। गैस निकल सकता है, जैसे कि आप चूना और पानी वाले में देखते होंगे, बुल 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 करके गैस निकलते हैं, या फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। क्या है, जस्ता है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो धातु और अम्ल जब भी रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का बनना निश्चित है, हाइड्रोजन गैस का बनना निश्चित है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था कि जब भी धातु और अम्ल आपस में मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, ये सभी चीजें नोट करते चले कि जब भी धातु और अम्ल आपस में मिलेंगे तो कौन से गैस बनेंगे, तो हाइड्रोजन गैस बनेंगे। अब मैं ना उसके लिए एक कंसेप्ट आपको देता हूं कि आखिर कैसे, मतलब ये पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो देखिए धातु है, धातु है, इसके साथ जैसे ही अम्ल होगा, अम्ल में भाई साहब हाइड्रोजन होना ही होना है, ठीक है, अम्ल में हाइड्रोजन होना ही होना है।
तो इसीलिए जो धातु है इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा एंड हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाएगा। ये कंसेप्ट, कभी भी धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करे, ठीक है, तो हाइड्रोजन का बनना तय है, चाहे धातु के कार्बोनेट हो चाहे सीधे धातु हो, अगर अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का बनना तय है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि आप रोटी पकाते हुए देखते होंगे, आप रोटी पकाते हैं, आटे का रंग कुछ और, रोटी का रंग कुछ और, लकड़ी जलाते वक्त देखते होंगे, लकड़ी जलने के बाद रंग कुछ और। अवस्था में परिवर्तन आप अक्सर देख सकते हैं, जैसे कि दूध क्या है, द्रव है, द्रव से जब दही बनता है तो क्या ठोस हो जाता है जी। तो हमने क्या देखा कि ये सारी चीजें उसमें बदलाव के रूप में देखी जा सकती हैं, कब, रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान। अब यहाँ पर आते हैं कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, तो देखिए, कहने का मतलब कि हमने क्या किया था कि मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या लिखा, मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ, ठीक है, वायु के साथ दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये तो बहुत बड़ी लाइन हो गई ना। तो फिर तो ऐसे अगर मुझे कभी इन सभी चीजों को दिखाना हो तो बड़े बड़े लाइन लिखने होंगे, ठीक है। तो उसी को हम क्या करते हैं ना कि मतलब उसके संक्षिप्त रूप में अगर लिखें तो वही क्या कहा जा सकता है जी, रासायनिक समीकरण कहा जा सकता है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप परिभाषा कॉपी में लिख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया को या फिर विधि को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। या फिर रासायनिक होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को केवल शब्दों में लिख देना, क्या, शब्द रासायनिक समीकरण या शब्द समीकरण कहलाते हैं। अगर उसके संकेतों के साथ लिख रहे हैं तो रासायनिक समीकरण हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, मैग्नीशियम और इसके साथ ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो फिर क्या, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जा रहा है। अब इसी को यदि, मतलब ये क्या है, समीकरण है, इतना छोटा में हो गया, लेकिन इसी को यदि समीकरण नहीं लिखा जाता तो कैसे होता, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराने के बाद जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इसे और भी बड़ा लिख सकते हैं, मतलब कि उसी को शॉर्टकट में लिख दिए, हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब एक चीज दिमाग में रखिए कि A प्लस बी है एंड आफ्टर रिएक्शन अगर ये C बनता है तो इधर वाले बाएं वाले भाग को हम लोग कहते हैं अभिकारक। मतलब अभी अभी ना काम कर रहा है जी, अभिकारक, अभी कार्य कर रहा है और बनने के बाद जो बन जाता है उसको क्या कहते हैं जी, हम उत्पाद कहते हैं। ये जो तीर है, ये तीर बताता है होने वाले अभिक्रिया को, होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को। ये तीर किसको बताता है, तो होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को बताता है, ठीक है। तो मतलब हमने क्या देखा कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा भी सुन के आप लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि कभी कभी A प्लस बी प्लस सी, मतलब जरूरी नहीं है कि दो ही हो, एक ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है, और ये सभी मिलकर ही बना दे, ठीक है। तो अलग अलग जो पदार्थ मिलते हैं तो उन अलग अलग पदार्थों को दिखाने के लिए बीच में हम प्लस का उपयोग करते हैं। तो ये जो प्लस का यानी कि योग का जो चिन्ह है लगाकर उन्हें हम क्या करते हैं, बाई ओर लिखते हैं। अगर अभिकारकों के बीच मतलब अगर एक से ज्यादा अभिकारक हो, तो अगर एक ही अभिकारक है और ये रिएक्शन के बाद टूट के B प्लस C हो जा रहा है मान लेते हैं, तो एक ही है तो यहाँ पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस क्यों लगाते हैं, यानी कि योग का चिन्ह हम क्यों लगाते हैं, अभिकारकों के बीच। कहाँ लगाते हैं जी, अभिकारकों के बीच क्यों लगाते हैं, ताकि हम ये दिखा सके कि यहाँ पर कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं। और कभी भी जो अभिकारक होंगे किधर होंगे, बाएं साइड में होंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि A प्लस बी प्लस सी मान लीजिए रिएक्शन करके D बनाते हैं तो ये हमेशा बाईं ओर होंगे LHS की तरफ, ठीक है। उत्पादों के बीच में भी हम प्लस का चिन्ह लगा के बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक जितना भी प्लस होगा उतना वहां पर क्या होगा जी, उत्पाद का निर्माण हुआ होगा, और इसको हमेशा दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। चलिए, रासायनिक समीकरण को लिखना। और रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे, देखिए, या तो उसे शब्द समीकरण में लिख सकते हैं, क्या, शब्द समीकरण में, या फिर उसके संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि उससे पहले हमने क्या लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था कि मैग्नीशियम, हमने ये शब्द समीकरण के रूप में लिखा था, और ये जो है ये संकेत समीकरण है, ठीक है। ये सबसे शॉर्टकट रूप होता है, क्या होता है, सबसे शॉर्टकट रूप होता है। अब यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हो जाते हैं जी। रासायनिक समीकरण जो होते हैं, रासायनिक समीकरण ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो हो सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। और दूसरा हो सकता है जी असंतुलित रासायनिक समीकरण,
असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित वो होगा जिसमें अभिकारक और मतलब दाएं पक्ष बाएं पक्ष, यानी कि अभिकारक के पक्ष में जितने भी परमाणु द्रव्यमान वगैरह हैं उनकी जो संख्याएं हैं और जो उत्पाद है वो सभी अगर आपस में बराबर दिख रहे हैं तो फिर वह संतुलित है, अगर बराबर नहीं दिख रहे हैं तो असंतुलित है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है कि देखिए, हमने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था। द्रव्यमान संरक्षण मतलब कि द्रव्यमान का, किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसका नष्ट किया जा सकता है, उसी को हम द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहते हैं। जैसे ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो उसका सृजन हो सकता है और ना ही उसका नष्ट, मतलब हम उसको नष्ट कर सकते हैं। 9वीं कक्षा में हमने अध्ययन किया था किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। यही क्या है, रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण नियम है। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है और यही क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। यानी कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, यानी कि उत्पाद का हमने कुल द्रव्यमान ले लिया और अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान ले लिया और दोनों अगर बराबर होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि वह संतुलित रासायनिक समीकरण है, अन्यथा हम क्या कहेंगे कि वह असंतुलित है। असंतुलित को हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं। कंकाली समीकरण कौन है, असंतुलित वाले को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ये हम बता दिए, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि यह संतुलित है या असंतुलित है, मतलब शब्द के द्वारा हम नहीं बता सकते कि संतुलित है या असंतुलित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जिंक, जिंक कितना 1 और जिंक कितना 1 बराबर H2 है, H2 है बराबर सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, कंप्लीट O4 है, O4 है। यानी कि इसमें सभी चीजें आपस में क्या है, अभिकारक और उत्पाद आपस में बराबर है परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, तो क्या कहेंगे हम कि ये संतुलित है। क्या है जी, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने देखा कि परमाणुओं की संख्या जिंक के 1 थे, हाइड्रोजन के 2 थे, सल्फर के 1 थे, मतलब ये कहाँ से आया देखिए, जैसे कि यहाँ पर Zn प्लस H2SO4 है, Zn प्लस H2SO4 है एंड आफ्टर रिएक्शन बनाया ZnSO4, ZnSO4 एंड प्लस H2। तो अगर मैं अभिकारक की बात करूं, ये अभिकारक वाला एरिया है, तो जिंक इधर 1 है, जिंक हमारा 1 मिला, जिंक हमारा कितना मिला जी, 1 मिला। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 है जी, हाइड्रोजन 2 है, ओके। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। अब मैं अगर उत्पाद की बात करूं, ये उत्पाद और ये उत्पाद, तो इधर ये जिंक थे तो जिंक की संख्या इधर देखो 1 है, फिर हाइड्रोजन कितने हैं जी, 2 है, फिर सल्फर कितने हैं जी, 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं जी, 4 है। हमने क्या देखा, 1 1 2 2 1 1 4 4, यानी कि अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पाद में परमाणु संख्या ये दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि हम कहेंगे कि यह रासायनिक समीकरण क्या है, ऑलरेडी संतुलित है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं, इसको क्या संतुलित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले ये संतुलित है कि नहीं, चलिए इसको देख लेते हैं। आयरन 1 है, आयरन यहाँ पर 3 है जी, दिक्कत हो गया ना, तो हम यहाँ पर 3 दे देंगे, मतलब अब तो 3 3 हो गए ना, जो जो हमें बराबर नहीं मिलेंगे वो चीजें हम देते चलेंगे। ठीक है, आयरन यहाँ 3 है, आयरन यहाँ पर 1 है और गुना करके देते हैं, ये नहीं कि 1 है तो 2 और दे दो 3 हो जाएगा, जोड़ घटाव वाली प्रोसेस इसमें नहीं चलेंगे, इसमें चलेंगे गुना वाले पार्ट। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 1 में कितना से गुना करेंगे, 3 हो जाएगा, तो 3, तो 3 से हमने गुना कर दिया। अब यहाँ पर क्या H2 देखते हैं, H2 है, H2 है, ठीक है, ओके है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है जी, 1 ही है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। तो देखिए कभी भी हम जो गुना करेंगे वो बाहर करेंगे, तो यहाँ पर 4 है जी और यहाँ पर 1 है जी, तो 1 में कितना से गुना करना होगा, 4, मतलब यहाँ पर 4 लगाएंगे, तो हमें क्या मिला, हमें मिला, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, 3 इसको दिए थे एंड 4 इसको दिए एंड इधर तो कुछ नहीं ना दिए हैं, इधर कुछ नहीं दिए हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या हमें मिला, हमें क्या क्या मिला देख लेते हैं। हमें Fe3 ओके कंप्लीट, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे, 4 दे देंगे, हाइड्रोजन भी 8 हो गए, ऑक्सीजन 1 चौके 4 और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, 4। अब ये हो गए क्या, बैलेंस, बैलेंस्ड हो गए, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण तैयार। फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक बार ध्यान देंगे। यहाँ पर Fe1 है, Fe यहाँ पर 3 है, तो हमने 3 दे दिया, ओके। यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, कितना से गुना करना होगा, 4 से,
तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, बट हाइड्रोजन 2 चौके 8 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 चौके 8, तो इसको भी 4 दे दो ना, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8। अब देख लीजिए हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ भी 1 चौके 4, आयरन 3, आयरन 3, बाकी सब कंप्लीट है। ओके, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। बाकी यहाँ पर इतने बड़े एक्सप्लेन मतलब बड़े तरीके से हमको उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर गुना वगैरह हम डायरेक्ट ही कर चुके थे वही यहाँ पर चीज हुआ। यानी कि हमने क्या देखा, सबसे लास्ट जो चरण है मिला लेते हैं। एक यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, अभी एफ ही बाकी है, एफ ही 1 है और एफ ही यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 एफ ही देना होगा। सबसे लास्ट में देखिए 3 दिया, 4 दिया और 4 दिया। हमने जो बनाया था 3 4 4, देखिए हमने जो बनाया था 3 4 4 है या नहीं, हमने जो बनाया था 3 4 एंड एक यहाँ पर 4, ठीक है सही है। तो इतना बड़ा विधि आपको लेके नहीं चलना है, एग्जाम के नजरिए से सही नहीं है। अब भौतिक अवस्थाओं को संकेत में लिखना। भौतिक अवस्था 3 ही प्रकार के होते हैं जी। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, बाकी 1-2 अलग होते हैं जो मैं आपको बता दूंगा। या तो ठोस हो सकता है, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड, तो सूचित करेंगे एस से। या तो द्रव हो सकता है जी, द्रव को हम कहते हैं लिक्विड, तो हम इसको लिख सकते हैं एल से। गैस का तो गैस ही होता है जी, GAS गैस, तो हम इसको लिख सकते हैं जी से, ठीक है। एक विलयन होता है या फिर घोल कहें, एक होता है विलयन कहें, या इसी को हम घोल भी कह सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको हम ए क्यू से सूचित करते हैं। किस चीज से, ए और क्यू से। ओके, जैसे कि चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आयरन क्या है, लोहा है, तो सॉलिड है, ठोस है, सिंपल। जल क्या है, H2O, सॉरी H2O 4H2, यहाँ पर ये क्या है, जल है, तो जल का H2O, अब यहाँ पर 4 अणु है, तो गैस अवस्था में तो हम इसको G लगाएंगे। ये क्या, सॉलिड है, ये क्या, गैस है, हाइड्रोजन, तो हम गैस लगा दिए। अब H2O अगर है तो यहाँ पर गैस नहीं, हम क्या लगा देंगे, लिक्विड लगाएंगे। हम क्या लगा देंगे, लिक्विड। अब ये I नहीं है जी, L है, सॉरी क्या है, L है, लिक्विड। अगर ये गैसीय रूप में होता तो हम क्या लगा देते, गैस। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो हम क्या लगाएंगे जी, L फॉर लिक्विड। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बताएं कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मोनो क्योंकि ऑक्सीजन एक ही है। अगर O2 होता तो ये डाइऑक्साइड होता। मतलब ध्यान समझेंगे, अगर CO है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक। अगर CO2 होता जैसे कि यहाँ पर है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। डाई का मतलब हो जाता है 2, डाई का मतलब क्या हो जाता है 2। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैस है, तो हमने G लगाया। ये 2H2 हाइड्रोजन गैस है तो हमने G लगाया, ठीक है। यहाँ पर हमें मिलते हैं CH3OH, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म है तो हमने क्या लगाया, यहाँ पर हमने L लगा दिया। ओके, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ये L क्या बता रहे हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में है, जल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये AQ लिखा है, मतलब कि ये क्या है जी, ये घोल या विलयन वगैरह है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि हमें सही सही पता चल सके कि जो अभिकारक या फिर उत्पाद वाले जो भी मतलब पदार्थ है वो किस फॉर्म में है, इससे ये पता चलता है, उसके अवस्थाओं का पता चलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। क्यों करेंगे भाई, सिंपल बात है, क्यों करेंगे, ताकि उसका दहन ठीक ढंग से हो सके। मतलब देखिए हमें कंसेप्ट माइंड में रखना है, बाकी तो अपने शब्दों के अनुसार अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके उत्तर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर आप 9097 991085 पर व्हाट्सएप करके और नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न वगैरह जो भी है, इसका प्रश्न का उत्तर, प्रश्न उत्तर आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखते हैं थोड़ा सा। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब हुआ टूटना। तो देखिए अगर A प्लस B मिलके अगर C बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों जुड़ गए, ये संयोजन है, बस इतना माइंड में रखिए, ये क्या है, संयोजन है।
अगर कोई ए पदार्थ है, टूट के क्या होते हैं, बी और सी में बदल जाते हैं। ये टूटे, 1 से 2 हो गए, तो इसको हम वियोजन कहेंगे। मतलब जब कोई एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विभाजित होता है तो उसको हम वियोजन करते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब निर्माण करेंगे एकल का तो संयोजन, जब एकल पदार्थ टूट के और 2 या 2 से ज्यादा का निर्माण करेंगे तो वियोजन। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये जल दोनों मिलकर के बुझा हुआ चूना और ऊष्मा बना रहे हैं। ठीक है, ये ऊष्मा है जी, गर्मी है, ये इसका मतलब प्रोडक्ट के रूप में मत समझ लीजिए कि शायद 2 या 2 से ज्यादा बन रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर 2 चीजें मिलकर एक का निर्माण कर रही है, ये संयोजन है। ठीक है, क्या है जी, संयोजन है। यहाँ पर 2 चीजें मिलकर कितने का निर्माण कर रहा है, 2 का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये सब याद करना जरूरी होगा। CaCO3, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, बाकी ये पढ़ने नहीं आते हैं तो फिर तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो में बना दूंगा जहां पर ये क्लियर होगा कि आप इसको आखिर पढ़ कैसे पाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके, मतलब 2 पदार्थ मिलके एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ये क्या संयोजन हो रहा है। यहाँ पर भी 2 पदार्थ मिलके एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, संयोजन हो रहा है। अब देखिए, संयोजन तो हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण हो। अगर ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है तो हम ऊष्माक्षेपी कहेंगे। ठीक है, और अगर ऊष्मा को वह क्या कर ले, अवशोषण कर ले, अगर ऊष्मा का अवशोषण करे, क्या करे जी, अवशोषण करे तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन का मतलब होता है जी टूटना। अभी जैसे कि ऊपर मैंने बताया था, संयोजन मतलब जुड़ना और वियोजन माने टूटना। वियोजन को ही हम अपघटन की अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एकल पदार्थ टूट करके 3 पदार्थों में बना, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, वियोजन कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब अगर टूटने का काम ऊष्मा के कारण होता है तो उसमें वियोजन कहेंगे। अगर टूटने का काम विद्युत के कारण होता है तो विद्युतीय वियोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युतीय वियोजन कहेंगे। विद्युतीय वियोजन मतलब वो किसके कारण टूटा, विद्युत के कारण। ऊष्मीय वियोजन मतलब किसके कारण टूटा, ऊष्मा के कारण। अगर हम बोले प्रकाश के कारण टूटा तो प्रकाश वियोजन। तो ये भी समझ गए होंगे, ये अलग अलग वियोजन में अलग अलग शब्द लगने के क्या रीजन बन रहे हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एकल कोई पदार्थ है, टूट करके 3 पदार्थों में बट गया, ये क्या हो गया, अपघटन अभिक्रिया, या फिर इसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं जी, वियोजन अभिक्रिया। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश मिला और ये टूट गया, तो ये क्या, प्रकाश वियोजन है। यहाँ पर हमने क्या देखा, सूर्य का प्रकाश दिया और ये टूट गया, तो हमने क्या देखा जी, ये प्रकाश वियोजन है। क्या है जी, प्रकाश वियोजन है। अब देखिए, ये जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका उपयोग फोटोग्राफी रूप में होता है। किसके रूप में होता है, फोटोग्राफी के रूप में होता है। तो Ag जो Br है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी के रूप में, ये याद रखिएगा। अगला है ऊष्मा शोषी, हमने बताया कि उसका शोषण करेगा, यानी कि अगर ऊष्मा का शोषण कर रहा है ऊष्मा शोषी, अगर ऊष्मा निकाल रहा है, उत्सर्जित कर रहा है तो ऊष्मा क्षेपी है। बाकी क्वेश्चन आंसर आप नोट्स में मतलब नोट्स के साथ ले लेंगे। एंड लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि लोहे का कील है जी, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डाल दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने लोहे को डाल दिया। तो देखिए, लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ये आप भी जानते हैं, इस पर जल्दी से जंग पकड़ता है। तो लोहा क्या करेगा, SO4 के साथ आ जाएगा और कॉपर को बोलेगा हटो भाई तुम। इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक चीज होता है कि 2 धातु एक साथ होते हैं, आयरन भी धातु, कॉपर भी धातु, 2 शेर एक जगह तो एक साथ रह नहीं सकते, एक को हटना ही पड़ेगा। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु का ही इसमें नाम आएगा, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु
कम अभिक्रियाशील धातु को, यहाँ पर कम अभिक्रियाशील धातु है, उसको यौगिक से, इसके यौगिक से क्या किया गया, हटा दिया गया। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जी, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए FeSCuSO4 है, Fe आके SO4 में मिल जाएगा और कॉपर को साइड कर देगा। जैसे यहाँ पर देखिए जिंक है, कॉपर सल्फेट है, जिंक आके SO4 के साथ मिल जाएगा, कॉपर को कर देगा अलग, हटो भाई, ठीक है। यहाँ पर प्लम्बम और CuCl2, ठीक है ना, कॉपर क्लोराइड है, तो ये Pb क्या करेगा, Cl2 के साथ मिल जाएगा और कॉपर को बोलेगा हट जा भाई तो, ठीक है, कंप्लीट। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब हटेगा, दोनों का दोनों हटेगा। तो अब देखिए यहां पर हमने क्या देख रहा था कि एक धातु अकेले रहता था जो दूसरे को हटाता था, अब यहाँ पर दोनों को हटना है। मान लीजिए मैं अकेले हूं, हट गया तो मैं क्या, हमको कौन हटा दिया, ठीक है। मान लीजिए कि ए को, कोई ए है, इसको बी हटा दिया, तो फिर बी को कौन हटाया, ए हटाया, तो कहां से हटाया, तो ये भी अपने यौगिक के साथ होगा और ये भी अपने किसी न किसी यौगिक के साथ होगा। मतलब इसमें क्या होगा, ध्यान समझिए, ए बी प्लस सी डी होंगे, इसमें क्या होगा, ए आ जाएगा डी के साथ और सी आ जाएगा बी के साथ, बी सी, यानी कि एक इसमें से निकल के इसके पास आ जाएगा और एक इसमें से निकल के इसके पास आ जाएगा, दोनों एक दूसरे में से निकलेंगे, मतलब कि हम कहेंगे आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए Na2SO4, तो Na आ जाएगा Cl2 के साथ, Na आ गया Cl2 के साथ आ गया, और Ba आ गया SO4 के साथ, Ba आ गया SO4 के साथ, तो दोनों में अदला बदली हो जाती है, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर होता है जी उपचयन और अपचयन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं जी यहाँ पर, उपचयन अपचयन, चलिए इसको फास्टली समझाएं। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है कॉपर के साथ, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन टूट रहा है, ऑक्सीजन टूट गया, अपने अपने यौगिक से ऑक्सीजन क्या हो गया, टूट गया, या फिर यूं कहे तो हाइड्रोजन जाके जुट गया। तो देखिए यहां पर ऑक्सीजन का योग हुआ है, ऑक्सीजन आके कॉपर में जुड़ा, ठीक है। और यहां पर करें कि यदि गर्म पदार्थ Cu के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, क्या हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए, Cu वो है, इस पर हाइड्रोजन गैस हम प्रवाहित की जाए, तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, सतह की जो काली परत है। अब ये काली परत क्यों है, पहले ये समझिए, CuO काली परत है, देखिए कॉपर है यानी कि ये तांबा है, जब ये ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करेगी तो उस पर काली रंग का परत, मतलब इसका जो जंग होगा ना, जंग वो या तो नीले रंग का होगा या काले रंग का, नीले या काले। तो कॉपर पर जंग लगने के कारण उसका रंग कैसा हो गया है जी, काले रंग का हो जाता है। अब जैसे ही कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस का क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का प्रवाह करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे, तो उसका रंग काले के जगह पर कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, भूरा हो जाएगा। तो ध्यान समझिए, अब यहाँ पर क्या ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, सिंपल। अगर ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो हम कहेंगे उपचयन हुआ है, क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। और अगर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास, तो हम कहेंगे अपचयन हुआ है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए मतलब ऑक्सीजन टूट जाए तो हम कहेंगे अपचयन, और ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि अगर ऑक्सीजन जुट जाए तो हम उसको क्या कहेंगे जी, कि उपचयन हुआ है, ठीक है। चलिए, और अगर दोनों साथ ही साथ हो तो उसको उपचयन और अपचयन, यानी कि उप और प्लस अप, इसी से उपापचय भी आप लोग पढ़ते होंगे, उपापचय बायो में, बायोलॉजी में, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, उस समय इसको डेफिनेटली हम समझाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखिए क्या हुआ, एक तो उपचयन, हमने यहाँ पर क्या देखा, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए अपचयन, ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाए उपचयन। यहाँ पर देखिए उपचयन हो रहा है, उपचयन मतलब हाइड्रोजन का ह्रास होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा जी, वृद्धि होगा, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है उपचयन, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है
अपचयन, हाइड्रोजन का वृद्धि हो, अपचयन, हाइड्रोजन का विनाश हो और ऑक्सीजन का वृद्धि हो, उसको क्या कहेंगे हम? उपचयन कहेंगे। तो यहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों हो रहे हैं, तो इसको हम उपापचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उपापचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे जी? उपापचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो हमने क्या देखा? अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसी में, उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है किसी में, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। और जस्ट इसके उल्टा, ऑक्सीजन जुटे या फिर हाइड्रोजन टूटे, हाइड्रोजन टूटे या फिर हाइड्रोजन जुटे या फिर ऑक्सीजन टूटे, मतलब दोनों यहाँ पर कंडीशन काम करता है, हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन टूटे, तो क्या कहेंगे हम? अपचयन। अगर ध्यान समझिए, हाइड्रोजन टूटे और ऑक्सीजन जुटे, ऑक्सीजन में वृद्धि, उपचयन, ठीक है। संक्षारण मतलब कि जंग होता है जी, कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक अवांछित यानी कि खराब परत चढ़ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी? चांदी के ऊपर काली परत बनती है, तांबे के ऊपर हरी परत बनती है, ये मतलब पूछा जा सकता है कि तांबे के ऊपर जब संक्षारण की प्रक्रिया होती है तो उसका रंग कैसा होगा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब इससे बचने के लिए क्या? ग्रीस वगैरह का हम इस्तेमाल, ग्रीस का प्रयोग कर सकते हैं या सदलेपन कर सकते हैं, ठीक है, या सदलेपन कर सकते हैं, और क्या तेल वगैरह लेप सकते हैं, ठीक है ना, ताकि उसका ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाए और वह संचारित नहीं हो सके। विकृत गंधिता, अब यहाँ पर विकृत शब्द है, विकृत मतलब बेकार, बेकार, गंधिता मतलब कि गंध, बेकार गंध, यानी कि जब वसायुक्त खाद्य पदार्थ है लंबे समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में रह जाएं तो ऑक्सीकृत हो जाता है और उनका गंध खराब हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अरुआना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है समाप्त होते हैं जी, ठीक है, हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। अब बाकी इसको भी हमने देखा था कि अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का, देखिए किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन अगर योग हो रहा है तो मतलब सिंपल हाइड्रोजन का क्या होगा? माइनस, यानी कि टूटेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। यदि ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन टूट रहा है तो मतलब तय है कि हाइड्रोजन जुटेगा, ऐसे स्थिति में हम उसको अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। तो अब यहाँ पर अभ्यास है जिसके प्रश्नोत्तर वाली जो प्रक्रियाएं हैं एंड आंसर्स जो है वो हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। सो यदि आपको नोट्स चाहिए यू कैन व्हाट्सएप मी एंड माय व्हाट्सएप नंबर इज 9097991085, ठीक है। सो प्लीज डोंट कॉल एट दिस नंबर, ओनली व्हाट्सएप, ओके। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, लेते हैं तब तक विदा। जय हिंद, जय भारत।